जी तो आज चैप्टर 15 का लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है जिसका नाम है लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ को डिस्कस करने के लिए हम एक पुरानी डायग्राम देखते हैं। आपको याद होगा मोशनल ईएमएफ में हमने एक डायग्राम बनाई थी और इसमें आपको नजर आ रहा है कि इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड है और दो रेल्स हैं, कंडक्टिंग रेल्स, और उस तरफ गल्वानोमीटर लगा हुआ है। और अगर इस रॉड को, ये जो रॉड आपको नजर आ रहा है जिसकी लेंथ L से हमने जाहिर की हुई है, अगर इस रॉड को मैं अपनी तरफ मूव करूं तो हमने लास्ट लेक्चर मोशनल ईएमएफ में देखा था कि एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है। जरा गौर करें, यहां मैं फॉर्मूला सोचूंगा F = Q V क्रॉस B, और आप गौर करें इस रॉड के अंदर जितने भी चार्जेस हैं ना, वो सारे जाहिर बात है मेरी तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि मैं इस रॉड को अपनी तरफ मूव कर रहा हूं। तो V क्रॉस B से देखें इन चार्जेस की मोशन कैसी होगी। देखें वेलोसिटी मेरी तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो V क्रॉस B करने पे रॉड के अंदर जो करंट है यानी मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ये ऊपर की तरफ है। और फिर जाहिर बात है जब चार्जेस ऊपर जाएंगे तो फिर उनको गल्वानोमीटर से गुजर के वापस आना पड़ेगा। इसका मतलब है इस लूप के अंदर इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब जरा गौर से एक और चीज को देखिएगा, जब मैं इस रॉड को अपनी तरफ मूव कर रहा था तो इस लूप के अंदर इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब एक और चीज सोचें, देखें अभी जो मैंने आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताई वो एंटी क्लॉकवाइज है। जाहिर बात है जब किसी लूप के अंदर करंट फ्लो करता है तो उस करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। अब गौर करें वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। देखें लूप के अंदर इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था, तो राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक अगर मैं अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रखूंगा तो आप गौर करें नॉर्थ पोल बाहर की तरफ आ रहा है और साउथ पोल दूसरी तरफ है, यानी अब आउट ऑफ द पेपर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है। यानी इस लूप के अंदर इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा रहे थे जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट ऐसी डायरेक्शन में पैदा हुआ कि उसने आउट ऑफ द पेपर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना शुरू कर दी। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब यह हुआ कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा ऐसी डायरेक्शन में पैदा होगा कि वो अपने पैदा करने वाले कॉज को अपोज करे। यहां पर कॉज क्या था कि हम इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे थे, तो इसको ऑपोजिशन तो तभी मिलनी थी ना जब ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी आउट ऑफ द पेपर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाए। इसी तरह अगर मैं इस रॉड को उस तरफ मूव करूं, उस रॉड को उस तरफ मूव करने पे अब आप इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहे हैं जो लूप के अंदर से गुजर रही है, तो अब क्या होगा? अब इंड्यूस्ड करंट पहले से ऑपोजिट फ्लो करेगा और अब वो ऐसे फ्लो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो देखें अब इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड ही पैदा हो गई है। अगर मैं राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक बात करूं, यानी अगर आप इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहे थे तो पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द पेपर थी। उसकी कोशिश क्या थी कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को कम ना होने दे। इसी तरह अगर आप इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे थे तो फिर पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट पैदा हो रही थी, यानी उसकी कोशिश थी कि आओ इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़े। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे थे तो इंड्यूस करंट उसको कम करने की कोशिश करेगा, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहे थे तो इंड्यूस्ड करंट उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये है लेंज़ेस लॉ। यानी लेंज़ेस लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं या इसको हम स्टेट कर सकते हैं दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज। इंड्यूस्ड करंट हमेशा ऐसी ही डायरेक्शन में फ्लो करता है कि वो अपने ही पैदा करने वाले कॉज को अपोज करे, जो हमने इस एग्जाम्पल की मदद से समझा। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने मोशनल ईएमएफ का टॉपिक पढ़ा था, हमने फैराडेज लॉ भी पढ़ा था, और वो दोनों फॉर्मूले आपके सामने नजर आ रहे हैं और इन दोनों में नेगेटिव साइन था और मैंने तब नेगेटिव साइन की बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी।
असल में इस नेगेटिव साइन की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें इसी लॉ से मिलती है, लेंज़ेस लॉ से। यानी ये नेगेटिव साइन हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी के बारे में बताता है या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। दिस इज व्हाट दिस नेगेटिव साइन सेज। ठीक है, तो ये था आपका लेंज़ेस लॉ जिसकी स्टेटमेंट मैंने आपको बताई, जिसमें हमने ये देखा कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। अब हम एक और एग्जाम्पल की मदद से इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। फर्ज कर लें मेरे पास यहां पर एक कॉइल है, इस कॉइल के साथ सिर्फ आपने गल्वानोमीटर लगाया हुआ है और इस गल्वानोमीटर वाली जो कॉइल है ना, इसके करीब आपने एक बार मैग्नेट रखा हुआ है और बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ना वो कॉइल वाली साइड पे है। अगर मैं इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ मूव करूं यानी कॉइल की तरफ मूव करूं तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखें क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। गौर करें, जब अगर आप बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, ये हम पहले बहुत दफा कर चुके हैं। जब बार मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा है तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर से जो चेंज हो रही है, कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है ना बार मैग्नेट की, उसमें तब्दीली आ रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आए तो जैसे पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो फैराडेज लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जरूर पैदा होगा। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया है और करंट फ्लो करने का रास्ता मौजूद है यानी लूप पूरा हो रहा है तो फिर इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करेगा। अब हम देख सकते हैं कि लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड करंट की क्या डायरेक्शन है। देखिए कॉज क्या है कि नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ आ रहा है, नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ आ रहा है, तो फिर कॉइल की उस साइड पे भी लाइक पोल बनेगा ताकि वो नॉर्थ पोल को अपनी तरफ आने से रोके। और लाइक पोल, नॉर्थ का लाइक क्या होता है? नॉर्थ, यानी कॉइल के उस तरफ भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। और आप गौर करें फिर राइट हैंड ग्रिप रूल को मैं यूज करूंगा और थंब को रखूंगा नॉर्थ पोल वाली साइड पे। यहां पर कॉइल के अंदर पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का हमें पहले पता चल गया। अब हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन का पता लगाएंगे। असल में ये मैग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से ही पैदा हुई है, लेकिन चूंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड का पहले पता चल गया तो अब हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करने लगे यूजिंग अगेन द सेम रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्थ पोल की तरफ अपने थंब को रखूंगा, कॉइल के उस तरफ नॉर्थ पोल पैदा हो गया था। अब देखिए राइट हैंड की फिंगर्स मुझे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बता रही हैं और इंड्यूस्ड करंट यहां से ऐसे होता हुआ इस कॉइल के अंदर से ऐसे गुजर रहा है और ये कॉइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और गल्वानोमीटर के अंदर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, मेरी तरफ। यानी अगेन हम लेंज़ेस लॉ के उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी भी सर्किट के अंदर से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। ये तो था इंड्यूस्ड करंट पैदा होने की सारी वर्किंग, ये कैसे पैदा होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। लेंज़ेस लॉ की हमने स्टेटमेंट को डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी लेंज़ेस लॉ का एक दूसरा हिस्सा बाकी है जिसमें हम साबित करेंगे कि लेंज़ेस लॉ एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एन मुताबिक है। यानी हम साबित करेंगे कि अगर लेंज़ेस लॉ को गलत कंसीडर किया जाए तो समझें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वायलेट हो गया। यानी अगर हम लेंज़ेस लॉ को ठीक कंसीडर करेंगे तो फिर ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होगा। कैसे? हेडिंग लिख लेते हैं, लेंज़ेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोबारा मैं वही डायग्राम यहां पर लिखने बनाने लगा हूं जो आपको मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में समझाई थी। अगेन वही मोशनल ईएमएफ वाली डायग्राम। इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड है, दो रेल्स हैं, दरमियान में एक रॉड पड़ा हुआ है और उस तरफ गल्वानोमीटर लगा हुआ है। अब देखिए अगर मैं इस रॉड को अपनी तरफ मूव करूं, इस तरफ, तो
कॉज क्या था कि इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर से बढ़ रही है। फिर हमने कहा कि कॉज इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना है तो इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन में पैदा होगा कि वो आउट ऑफ द पेपर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे। और फिर हमने देखा कि ये इस लूप के अंदर इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर लूप के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो इस रॉड के अंदर करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है। चैप्टर 14 में जो पहला लॉन्ग हमने पढ़ा था, हमारा तीसरा लेक्चर था, वो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां भी ऐसी सिचुएशन हो गई है। इंड्यूस्ड करंट के आने के बाद हम कह सकते हैं कि ये रॉड करंट कैरिंग रॉड है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। इसका मतलब है इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगी। मैं किस तरफ फोर्स लगा रहा था? मैं तो फोर्स लगा रहा था अपनी तरफ, जिसकी वजह से इस रॉड के अंदर करंट पैदा हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बताएं F = I L क्रॉस B वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं और राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक फोर्स की डायरेक्शन बनाऊं तो क्या डायरेक्शन बनेगी? देखें, L की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। L राइट हैंड के फिंगर्स को L की तरफ किया, इसको B की तरफ घुमाया और थंब उस तरफ जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अपनी तरफ लगा रहा हूं तो रॉड के अंदर एक उस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो गई है, जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं। और जैसे जैसे मैं अपनी तरफ फोर्स लगा के रॉड को मूव करता जाऊंगा, मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं? मैं वर्क कर रहा हूं इस रॉड को मूव करवाने के लिए। कौन सी फोर्स को ओवरकम करने के लिए? ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। और ये वर्क करने के लिए मुझे कोई ना कोई एनर्जी लगानी पड़ रही है और यही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मुझे मिल रही है, इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में। और ये बात एग्जैक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है, जिसमें हम कहते हैं कि एनर्जी को ना नए सिरे से पैदा कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां भी ऐसा ही हो रहा है। हम एनर्जी को नए सिरे से पैदा नहीं कर रहे, बस मैं अपनी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं। फर्ज कर लें लेंज़ेस लॉ गलत कह रहा है। फर्ज करें अगर लेंज़ेस लॉ गलत कह रहा है तो फिर बताएं इस लूप के अंदर अगर मैं इस रॉड को अपनी तरफ मूव करूं तो इंड्यूस करंट की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से इस रॉड के अंदर इंड्यूस करंट डाउनवर्ड फ्लो करेगा। अब F = I L क्रॉस B वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं, L की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड मेरी इनटू द पेपर है और अब देखें फोर्स की डायरेक्शन भी मेरी तरफ आ रही है, यानी मैग्नेटिक फोर्स भी मेरी तरफ लग रही है। इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं इस रॉड को शुरू में थोड़ा सा मूव करवा के अगर छोड़ दूं तो खुद ब खुद करंट पैदा होता रहेगा। इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी इस तरफ लगती रहेगी, जिसकी वजह से ये रॉड मूव करता रहेगा और फ्री में एनर्जी पैदा होती रहेगी। इलेक्ट्रिकल करंट फ्री में मिल रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया में कोई भी चीज आपको फ्री में मिले सिवाय मां बाप का प्यार? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन है, यानी एनर्जी पैदा होती जा रही है नए सिरे से। एक ऐसी मशीन बन गई है जो बगैर किसी इनपुट के चल रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम लेंज़ेस लॉ को गलत कंसीडर करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी गलत साबित हो जाता है। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली और फिजिकली पॉसिबल। सो फिर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमने जो सोचा था कि लेंज़ेस लॉ गलत है, हमने असल में गलत सोचा था। लेंज़ेस लॉ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लेंज़ेस लॉ के मुताबिक अगर मैं इस रॉड को अपनी तरफ मूव कर रहा हूं तो मेरी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगना शुरू हो जाती है और उसी ऑपोजिट फोर्स को ओवरकम करते हुए मैं एनर्जी लगा रहा हूं और मेरी यही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट की फॉर्म में हमें मिल रही है। दिस इज एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट को डिस्कस किया, एग्जांपल्स की मदद से उसको एक्सप्लेन किया
जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि इंड्यूस करंट हमेशा ऐसी डायरेक्शन में पैदा होगा कि वो अपने ही पैदा करने वाले कॉज को अपोज करे, और फिर हमने ये साबित किया कि लेंज़ेस लॉ बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।